आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 के लास्ट क्वेश्चन में, जिसका नाम है कंट्रोलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्रोलिंग। देखिए ऑलरेडी हम लोग ने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग सारी चीजों को एकदम अच्छे से पढ़ा। सो गाइज इसको भी हम लोग एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। बात समझ में आ गया? सर सबसे पहले हमें ये बताइए कि कंट्रोलिंग होता क्या है। तो देखिए बच्चा लोग, अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए कंट्रोलिंग दिख रहा है यहाँ पे, परफॉर्मेंस वर्सेस टारगेट। आपका परफॉर्मेंस और आपने जो टारगेट सोचा था उसके बीच का जो गैप है, ओके, तो उसके बीच के गैप को डिवाइड करने का काम करता है, डिवीजन निकालता है कौन? कंट्रोलिंग। देखिए यहाँ पे करेक्टिव एक्शन, जैसे कि देखिए आपने एक स्टैंडर्ड सोचा है कि भैया मैं 12th में ना 90% लाऊंगा। कितना सर? 90% लाऊंगा। बट आपने जब 12th आपका कंप्लीट हो गया, आपको आया सिर्फ 70%। ओके, आपने क्या किया, यहां से यहां मेजर किया, आपने परफॉर्मेंस को मेजर किया। भैया मैंने सोचा था 90%, बट आपका आया कितना? सिर्फ और सिर्फ 70% आया। 20% आपका क्या हो गया? कम हो गया। तो आप अपनी गलतियों को यहाँ पे ढूंढ रहे हो, दिख रहा है मैंने यहाँ पे बताया। आप अपनी गलतियों को यहाँ पे क्या कर रहे हो? मेजर कर रहे हो, किन किन कारणों के वजह से मेरा 70% ही आया, मैंने 90% सोचा था नहीं आ पाया। हो सकता है पहले दिन भैया मेरे को बंक मार के घूमना नहीं चाहिए था, मैं बंक मार के घूम रहा था, ये कारण था। चलो लिख लो नोटबुक में, ताकि नेक्स्ट टाइम से अगर मैं FY BCom में जाऊं या फिर FY BAF में जाऊं तो भैया बंक नहीं मारना है। समझ में आया? भैया इसके साथ घुमा, भैया अब इसके साथ घूमना नहीं है, फालतूगिरी है, फालतू लड़का है, इसके साथ घूमना नहीं है, नहीं तो मेरी पढ़ाई नहीं होगी। तो ये सारी चीजें, गलतियां जब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ओके, जब जिस दिन 70% आया उस दिन आप ये गलतियों को क्या कर रहे हो? लिख रहे हो। अब ये गलतियों को यहाँ पे आप मेजर कर रहे हो, उसके बाद इन गलतियों के हिसाब से आप क्या करोगे? एक्शन लोगे। क्या लोगे? करेक्टिव एक्शन लोगे, ताकि आप अब डिसीजन ले रहे हो कि भैया नेक्स्ट टाइम से ये चीजें नहीं होने वाली है, नहीं होनी चाहिए मेरे से। तो यहाँ पे होता है टेक करेक्टिव एक्शन। समझ में आ गया क्या? तो यही चीज हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी करते हैं। जो चीज आप अपने रियल लाइफ में करते हो, सेम यही चीज ऑर्गेनाइजेशन भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में करती है। वो कोई नया चीज नहीं करते, सेम आपने भी यही किया रहेगा। ओके, आपने सोचा 90% था, 70% आया, तो आपने देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से मेरा 90% नहीं आया। उन चीजों को आपने लिखा यहाँ पे, मेजर किया, उसके बाद उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लिया, ताकि नेक्स्ट टाइम से ये गलतियां मेरे से ना हो। बस इसी को बोलते हैं कंट्रोलिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग। मतलब आपके स्टैंडर्ड को आपके एक्चुअल से कंपेयर करना, आपके स्टैंडर्ड को अपने एक्चुअल से कंपेयर करना, एंड देखना कि किन किन कारणों की वजह से आपका स्टैंडर्ड जो था और आपका एक्चुअल जो था, आपने जो एक्चुअल किया, क्या आपने स्टैंडर्ड को अचीव कर पाए हो या नहीं। समझ में? अगर आपने स्टैंडर्ड को अचीव नहीं कर पाए हो तो देखो कौन कौन से प्रॉब्लम थे, कौन कौन से चीजें थी, उसको मेजर कीजिए एंड उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लीजिए। बस इसी को बोलते हैं कंट्रोलिंग फंक्शंस। याद रहेगा? तो प्यारे बच्चों यही है कंट्रोलिंग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कंट्रोलिंग इज द एंडिंग या फिर लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हाँ, ये एकदम लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्यों भैया? यहाँ पे ना इसके बाद ही हम लोग मेजर करेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे लास्ट में। समझ में आ गया? इसीलिए बोला है क्या है, एंडिंग एंड लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्यारे बच्चों ये हर एक बच्चे को लिखने आना चाहिए। अब आगे बात करें, इट इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं, ओके, एक्चुअल परफॉर्मेंस को किसके साथ? विथ प्लान परफॉर्मेंस। मैंने बताया ना, स्टैंडर्ड को अपने एक्चुअल से कंपेयर करते हैं, एंड उसके बीच में क्या करते हैं? उसके बाद बच्चे लोग करते हैं टेकिंग करेक्टिव मेजर्स इन एनी डिविजन्स आर फाउंड। अगर कोई डिवीजन आता है, कुछ फाउंड होता है, कुछ डिवीजन आया जिसकी वजह से मेरा काम, मेरा जो टारगेट था मैं अचीव नहीं कर पाया, तो उसके ऊपर क्या लेना है? करेक्टिव एक्शन लेना। बस यही है हमारा क्या? ओके, कंट्रोलिंग। याद रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इट इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को किसके साथ? प्लान परफॉर्मेंस। मैंने बताया ना, अपने स्टैंडर्ड को अपने एक्चुअल से क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। एंड अगर गलती से कोई डिवीजन आया हमारे यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम आई, जैसा हमने सोचा था 90% बट आया 70, तो 20 का जो डिवीजन है, 20 क्या है? वो डिवीजन है, किन कारणों से आया, उसी के ऊपर अब क्या लेना है? करेक्टिव एक्शन लेना है। बस इसी को बोलते हैं कंट्रोलिंग, ताकि नेक्स्ट टाइम से ये गलती हमसे ना हो। बात समझ में आ गया प्यारे बच्चों? अब देखिए यहाँ पे डेफिनेशन में फिलिप कोटलर ने एक डेफिनेशन दिया। बच्चे लोग 10-12 डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, जितने भी है एक डेफिनेशन आपको आना चाहिए। आप हो 12th स्टैंडर्ड में, ओके। तो देखिए क्या बोल रहा है, कंट्रोल इज द प्रोसेस। कंट्रोल क्या? एक प्रोसेस है ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर्ड रिजल्ट क्लोजर टुगेदर। समझ में आया? सिंपल, जहां पे आप अपने एक्चुअल रिजल्ट को अपने स्टैंडर्ड रिजल्ट से क्या करते हो? मिलाते हो और चेक करते हो कि क्या प्रॉब्लम, जैसा मैंने सोचा था वैसा मेरा काम हुआ। अगर मेरा काम वैसा हुआ है तो मैं क्या कर रहा हूँ? एकदम अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरी एफिशिएंसी अच्छी है। अगर मैंने जैसा सोचा था वैसा काम नहीं हो पाया, तो देखो कौन कौन सी गलतियां थी जिसके कारण मैंने अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाया, ताकि अब वो गलतियों को लिखो एंड उसके ऊपर क्या लो? एक्शन लो, ताकि नेक्स्ट टाइम से ये गलती ना हो। बात समझ में आ गया प्यारे बच्चों? चलिए अब देखिए, सबसे पहले जो है इंपॉर्टेंस और
नीड और एडवांटेज ऑफ कंट्रोलिंग। दिखा, चाहे आप इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग बोलो या फिर नीड ऑफ कंट्रोलिंग बोलो या फिर एडवांटेज ऑफ कंट्रोलिंग बोलो, तीनों का मतलब सेम है। ओके, अब सबसे पहला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, इंश्योर्स अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। दिखा, अगर आपने एक प्रॉपर कंट्रोलिंग किया रहेगा ना तो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लोगे। देखिए कैसे कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या करता है, मदद करता है ताकि हम अचीव कर ले जो हमने प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है। हमने डिसाइड किया कि इस साल हम लोग को 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, तो हम लोग धीरे धीरे प्रॉपर कंट्रोलिंग करते रहेंगे तो जाके 10,000 तक पहुंच पाएंगे। अगर हम लोग कंट्रोलिंग नहीं करेंगे, बार बार चेक नहीं करेंगे, बार बार इंप्लॉय को चेक नहीं करेंगे, बार बार इंप्लॉय को मोटिवेट नहीं करेंगे, बार बार रिसोर्सेज नहीं चेक करेंगे, तो क्या हम अपने गोल तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाए। इसीलिए हम लोग प्रॉपर कंट्रोलिंग करेंगे, जिसके वजह से जैसा हमने प्लान सोचा है वैसा हम अपने धीरे 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 चेक करते करते मॉनिटर करते करते अपने गोल पे पहुंच जाएंगे। तो पहला पॉइंट वही बोला है। देखो यहाँ पे मेरे बच्चों याद रहेगा। ओके, इट फोकस ऑन प्लान एंड ट्राइज टू गिव डायरेक्शन एज पर प्लान। इनो किसके ऊपर फोकस करते हैं? भैया 10,000 यूनिट मेरे को दिखाई दे रहा है, बस ये यूनिट तक पहुंचने का है, मेरा टारगेट यही है, तो इसके हिसाब से मैं ट्राई करता रहूंगा रोज रोज धीरे 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 काम करते करते ताकि 10,000 तक पहुंच जाओ। अगर मैंने प्रॉपर कंट्रोलिंग किया रहेगा तो पहुंच जाऊंगा। ये बात सबको समझ में आ गया क्या? पहला पॉइंट बोलो हाँ। अब दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अगर आपने प्रॉपर कंट्रोलिंग रखोगे अपने सिस्टम में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो भैया आप अपने रिसोर्सेज को भी प्रॉपर यूज करोगे। देखिए, अगर मैंने प्रॉपर कंट्रोलिंग किया होता तो मैं मेरा टाइम वेस्ट नहीं करता, जैसे कि 90 से 70% आया, कुछ ना कुछ मेरे से गलतियां हुई रहेगी। जैसे कि सपोज आज मेरे को एवरीडे मैंने डिसाइड किया था कि 90% लाने के लिए 8 आवर्स पढ़ना है, ऐसा मान के चलो 90% लाने के लिए 8 आवर्स पढ़ना है, तो मैंने बोला भाई पहला दिन हुआ 8 आवर्स पढ़ा, दूसरा दिन हुआ 8 आवर्स पढ़ा, मगर थर्ड डे मैंने पढ़ा ही नहीं, घूमने गया, फोर्थ डे में घूमने गया, फिफ्थ डे बोला अरे छोड़ो बॉडी पेन हो रहा है, नहीं आज नहीं पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, मैं अपने रिसोर्स को यूज कर पा रहा हूँ क्या? नहीं। अगर मैं यही इफेक्टिव तरीके से रिसोर्स को यूज करता एवरीडे 8 आवर्स, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जो इंप्लॉइज होते हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन के जो ओनर लोग हैं, अगर उन लोग जो वहां पे मैनेजमेंट है, अगर वो अपने एम्प्लॉय को प्रॉपर तरीके से गाइड कर रहा है और प्रॉपर तरीके से देख रहा है, अपने रिसोर्स को प्रॉपर तरीके से यूज कर रहा है, तो गाइस कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप अपने गोल को आराम से अचीव कर पाओगे। तो दूसरा पॉइंट यही है, आप क्या करते हो प्रॉपर कंट्रोलिंग के द्वारा, आप क्या करते हो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करते हो अपने रिसोर्सेज का। समझ में आ गया? प्रॉपर कंट्रोलिंग रहेगा जिस ऑर्गेनाइजेशन में, ओके, बार बार मॉनिटर करते रहोगे तो कोई भी रिसोर्स आपका वेस्ट नहीं होगा, सारी रिसोर्सेज को आप अच्छे तरीके से देखोगे। मतलब कि मटेरियल खत्म हो रहा, फटाक से मटेरियल आ रहा है, लेबर बैठा है, लेबर को बोलो काम करने के लिए, ओके। तो ये सारी चीजें आप अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज करो, जिसकी वजह से क्या होगा, आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। इसीलिए बोला गया है प्रॉपर कंट्रोलिंग होने से हम लोग क्या करते हैं, इफेक्टिव यूटिलाइज करते हैं अपने रिसोर्सेज का। देखिए, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन leads to proper allocation of resources of various activity which brings higher efficiency and better result। देखा, अगर आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कर रहे हो, मतलब कि आप अलोकेशन ऑफ रिसोर्स, जो भी आप अपने यहाँ पे रिसोर्स है, ओके प्यारे बच्चों, अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो तो भैया ऑब्वियसली से बात है, इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और एक बेटर रिजल्ट आएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन का। 2 पॉइंट समझा। नेक्स्ट है प्रोवाइड परफॉर्मेंस अप्रेजल। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंट्रोलिंग करते हो तो हर बार आप अपने एम्प्लॉय का फीडबैक लेते रहते हो, बार बार अगर फीडबैक लेते रहोगे, इससे एम्प्लॉय को भी क्या होगा, बेनिफिट होगा, एम्प्लॉय भी काम करता रहेगा और उसको डर लगा रहेगा भाई अपने को गोल अचीव करना है। अपने जो मैनेजमेंट है बार बार हम लोग को टोक रहा है, भाई तेरा काम बराबर नहीं, अच्छे से काम कर, भाई तेरा काम बराबर नहीं, अच्छे से काम कर, बिकॉज अपन को कहाँ पहुंचने का है, अपना ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वहां तक पहुंचना है। तो बार बार आपको फीडबैक देते रहते, भैया आपका काम स्लो है, थोड़ा फास्ट करो, भैया आपका काम स्लो है, ताकि अपन टारगेट तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो आपको बार बार फीडबैक मिलेगा तो बार बार आप काम करते रहोगे। तो यहाँ पे यही बोल रहा है प्रोवाइड परफॉर्मेंस अप्रेजल। आपको बार बार क्या होता है, कंट्रोलिंग अगर अच्छा रहेगा तो बार बार आपको क्या रहेगा, आपको फीडबैक मिलता रहेगा, जाके आप क्या करो, अच्छे से काम करते रहो, अपने काम को इंप्रूव करते रहो ताकि आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे वही बोला है एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। देखा, आपका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस रोज रोज आप काम करते हो उसको मेजर किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द प्लान। जैसा उन्होंने प्लान किया है उसके हिसाब से मेजर करेंगे लोग। समझ में आ गया क्या? इट गिव नेसेसरी परफॉर्मेंस फीडबैक, जिससे क्या होता है, या आपको क्या देता है, एक परफॉर्मेंस फीडबैक भी मिल जाता है, जिससे एम्प्लॉय को भैया आज मेरा टारगेट था, इतना काम हो गया, तो धीरे धीरे मैं अपने टारगेट को कंप्लीट करता रहूंगा तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल पे पहुंच जाऊंगा। तो देखा, प्रॉपर कंट्रोलिंग था जिसकी वजह से ये 3 पॉइंट भी हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग क्या बोल रहा है, एक्यूरेसी स्टैंडर्ड। ओके, मतलब कि जो स्टैंडर्ड हम रख रहे हैं वो कितना एक्यूरेट है, मतलब कि जो स्टैंडर्ड हमने डिसाइड किया वो कितना एक्यूरेट है। बिकॉज होता है ना, कभी कभी हमने ऐसा स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया जिसको अचीव कर पाना असंभव है, जिसको पॉसिबल ही नहीं है कि हम अचीव कर पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैंने एक स्टैंडर्ड रखा कि भैया इस साल 12th में मेरे को ना थ्योरी सब्जेक्ट्स में 100 आउट ऑफ 100 आएगा, पॉसिबल है? किसी को आया 100 आउट ऑफ 100? नहीं आ पाएगा।
तो कहने का मतलब समझा, तो आपका स्टैंडर्ड कितना एक्यूरेट है, कितना एक्यूरेसी है आपके स्टैंडर्ड में, कि ताकि आपने एक ऐसा स्टैंडर्ड डिसाइड किया कि हाँ यार एटलीस्ट कोई ना कोई इसे अचीव कर ले। तो ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए कि हाँ इसको अचीव किया जा सके। ऐसा स्टैंडर्ड मत डिसाइड करो कि जिसको अचीव ही नहीं कर पाए। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि हमारा स्टैंडर्ड कितना एक्यूरेट है। अगर हमारा स्टैंडर्ड हमने ऐसा डिसाइड किया जिसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं ना बच्चों, तो हम क्या करेंगे, उस स्टैंडर्ड को फिर से क्या करेंगे, चेंज करेंगे। बस यही पॉइंट यहाँ पे देखा गया है कि हमारा जो स्टैंडर्ड हमने डिसाइड किया वो कितना एक्यूरेट है। तो देखिए क्या बोल रहा है, एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। आप क्या करते हो, एक इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम लाते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जो जिससे क्या करते हो, केयरफुल चेक करते हो। ओके, आपने जो स्टैंडर्ड डिसाइड किया है कि भैया ये केयरफुली आपने स्टैंडर्ड डिसाइड किया कि भैया इस बार का टारगेट हमारा इतना होगा, ये अचीव हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आप क्या करते हो, चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन विच हेल्प द मैनेजमेंट इन जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड, जिससे आप अपने एक्यूरेसी आप जज कर पाते हो कि आपका एक्यूरेसी मतलब आपने जो स्टैंडर्ड डिसाइड किया वो कितना एक्यूरेट है। तो आई होप गाइस ये भी आपको समझ में आ गया रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेट द एम्प्लॉइज। क्या है मोटिवेट द एम्प्लॉइज, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंट्रोलिंग फंक्शन कर रहे हो बच्चा लोग, तो आप अपने एम्प्लॉय को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करो, ताकि आपका गोल 10,000 यूनिट है तो मोटिवेट एम्प्लॉय को करो, भैया अच्छा कर, थोड़ा और अच्छा कर, प्लीज प्लीज थोड़ा और अच्छा कर। ओके, बोनस मिलेगा, इंसेंटिव्स मिलेगा, ताकि मोटिवेट होने से एम्प्लॉइज और अच्छा काम करेगा, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर लोगे। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, ड्यू टू द गुड कंट्रोल सिस्टम, अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में गुड कंट्रोल सिस्टम रखते हो, द एम्प्लॉइज नोज वेल इन एडवांस व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू एंड व्हाट आर द स्टैंडर्ड ऑफ द परफॉर्मेंस। ओके, once the organization objectives are achieved, they are rewarded with the bonus and other incentive। दिखा, अगर एक बार ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर लेती है, तो वहां के ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजमेंट है, जो ओनर है, वो अपने एम्प्लॉय को क्या करते हैं, बोनस देते हैं, अदर इंसेंटिव देते हैं, विद द हेल्प देम परफॉर्म, दिखा परफॉर्म मोर बेटर इन फ्यूचर, ताकि उससे वो क्या होगा, अगर उसको इंसेंटिव्स मिलेगा, उसको बोनस मिलेगा, इससे और अच्छा काम करेगा एम्प्लॉय। समझ में, और आपका गोल भी तो अचीव हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए, अगर आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम रखा, आपने लोगों को बताया कि भैया ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपको ये डिसिप्लिन में काम करना, 9 बजे आना है तो 9 बजे जाना है, ऐसे ऐसे काम आपने डिसाइड कर लिया, लोगों का काम बांट दिया है, प्रॉपर आपके यहाँ पे कंट्रोलिंग सिस्टम चल रहा है, तो भैया यहाँ पे प्रॉपर डिसिप्लिन भी रहेगा, प्रॉपर ऑर्डर भी रहेगा। तो देखिए यहाँ पे यही बोल रहा है, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द बैड बिहेवियर on the part of employees as a regular checking is done by the authorities and preventive action are taken। दिखा आपने क्या किया, एक ऑर्डर, एक डिसिप्लिन भी इंश्योर करके रखा हुआ है प्यारे बच्चों यहाँ पे। ओके, अब इससे क्या होता है कि जो बैड बिहेवियर, जो एम्प्लॉय लोग टाइम पास करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ये नहीं होगा कि अथॉरिटी आपने उसके लिए लगा दिया कि भैया अगर कोई भी एम्प्लॉय टाइम पास करेगा उसको फटाक से उसको डांटो या फिर उसको निकाल दो जॉब से। समझ में आया? तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय डर के मारे फटाफट काम करेगा, वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में, याद रहेगा। दिखा यहाँ पे, एंड तुरंत अगर कोई एम्प्लॉय टाइम पास कर रहा है उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। समझ में आ गया क्या? तो ये भी एक पॉइंट है जिसकी वजह से हम लोग कंट्रोलिंग प्रॉपर करते हैं और हमारे गोल को अचीव करने में ये मदद करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है साइकोलॉजिकल प्रेशर। यस, अभी देखिए साइकोलॉजिकल प्रेशर क्या, इट पुट साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑन द इंडिविजुअल टू परफॉर्म द बेटर एज देयर परफॉर्मेंस इज इवेल्युएटेड विद द टारगेट सो सेट फॉर देम। यस, दिखा प्यारे बच्चों, यहाँ पे ना हर एक इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। इवेल्युएट का मतलब होता है उसके परफॉर्मेंस को चेक किया जा रहा है, ताकि जैसा हमने स्टैंडर्ड सोचा वैसा आप काम कर रहे हो कि नहीं। आपको हर रोज का एक टारगेट दे दिया जाता है, किसको, एम्प्लॉय को हर रोज का एक टारगेट दे दिया जाता है, भैया आज आपको 100 यूनिट बनाना है। अगर आप 100 यूनिट तक बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर 100 यूनिट से कम बनाए ना, आपके काम को चेक किया जाएगा। अगर आप 80 यूनिट आज बना रहे हो, कल भी 80 यूनिट बना रहे हो, तो बच्चा अगर आप रोज रोज 80 यूनिट बना रहे हो और आपको टारगेट दिया गया हर रोज का 100 यूनिट, बट आप 80 यूनिट बना रहे हो, मतलब आपकी काम क्या है, प्रॉपर नहीं, आप एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर रहे हो, तो थर्ड डे आपको हो सकता है आपको घर पे बैठने को बोल दे या फिर आपको जॉब से निकाल दे। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे साइकोलॉजिकल प्रेशर भी डाला जाता है किसके ऊपर, एम्प्लॉय के ऊपर। भैया आपको जो टारगेट दिया एटलीस्ट वो टारगेट तक तो पहुंचो, तभी अगर आप अपने टारगेट तक पहुंचोगे तभी ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट तक पहुंचेगा। तो कहने का मतलब समझ में आया बच्चों लोग? यहाँ पे यही बोला जा रहा है, देखिए साइकोलॉजिकल प्रेशर दिया जाता है इंडिविजुअल टू परफॉर्म द बेटर, ताकि इंडिविजुअल क्या करे, उसको बार बार बोला जाएगा भैया स्टैंडर्ड 100 है तो आज 100 तो बना आज, हाँ मैं मानता हूँ कि एक दिन आपने 80 बना, मगर नेक्स्ट डे फिर से 80 बना रहे हो, 50 बना रहे हो, तो ये गलत है। आपको 100 का टारगेट दिया तो 100 तो एटलीस्ट कंप्लीट करो। ओके, याद रहेगा। तो यहाँ पे उसके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाएगा टारगेट से, जो टारगेट डिसाइड किया हुआ है। सो दे हैव प्रेशर टू अचीव द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड फिक्स फॉर देम, जिसकी वजह से प्रेशर में आने की वजह से जो वो क्या करेगा, भैया हाँ भैया आज बॉस ने बोला 100 यूनिट बनाना है तो 100 यूनिट बनाना ही है, तो वो फटाफट काम करेगा, टाइम वेस्ट नहीं करेगा अपना। समझ में आया? नेक्स्ट है प्यारे बच्चों मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्टेज। दिखा नेक्स्ट क्या है, मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्टेज। अगर आप अपने यहाँ पे यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज प्रॉपर कर रहे हो, वेस्ट कम होगा ना बच्चा लोग, आपको आप अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज कर रहे हो, किसी को वेस्ट नहीं है। एम्प्लॉय
एम्प्लॉय का प्रॉपर यूज कर रहे हो, लेबर का प्रॉपर यूज कर रहे हो, मनी का प्रॉपर यूज कर रहे हो, कैपिटल का प्रॉपर यूज कर रहे हो, मशीन का प्रॉपर यूज कर रहे हो। ओके, इससे क्या होगा, आपके यहाँ पे वेस्टेज कम होगा, और आपके यहाँ पे वेस्टेज कम होगा तो आपकी कॉस्ट कम होगी और आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे इजिली। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, कंट्रोलिंग क्या करता है, मदद करता है टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का वेस्ट नहीं होगा क्यों, आप प्रॉपर निगरानी कर रहे हो। ओके, उसके बाद मशीन्स का प्रॉपर निगरानी कर रहे हो, मेन एंड मनी सबका, तो इससे क्या होगा, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर जो होगा वो अवॉइड हो जाएगा, अननेसेसरी खर्चे आपके नहीं होंगे बिकॉज आपने प्रॉपर कंट्रोलिंग करके रखा हुआ है। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, फिक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चों क्या है फिक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए कंट्रोलिंग फिक्सेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द सुपीरियर्स ओके टू करेक्ट द एक्टिविटीज। दिखा अभी हम लोग ने कंट्रोलिंग, एक प्रॉपर कंट्रोलिंग रखते हैं जिसकी वजह से हम लोग ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते थे, भैया ये काम आपका है तो आप ये संभालोगे, ये आपकी जिम्मेदारी, अगर ये काम को बराबर करने की जिम्मेदारी आपकी है। ओके, अगर यहाँ पे कोई एम्प्लॉय गलत कर रहा है तो आप उसको समझाओ और ये काम आप करवा के लिए उससे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट देते हैं। ओके, तो यहाँ पे वही बोला, कंट्रोलिंग फिक्सेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द सुपीरियर्स, किसके ऊपर बांट देते हैं, सुपीरियर को, टू करेक्ट द एक्टिविटीज, ताकि जो भी एक्टिविटीज जो भी डिपार्टमेंट कर रही है वो उसको करेक्ट करे एज इट देयर ड्यूटी टू कंट्रोल द एक्टिविटी, जिसकी वजह से उसकी एक ड्यूटी है, उसकी एक जिम्मेदारी है, ताकि वो क्या करे, कंट्रोल कर सके उस एक्टिविटी को आराम से। समझ में आया? तो गाइज इसी के साथ हमारे 9 पॉइंट थे जो हम लोग ने क्या कर दिए, कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको ये समझ में आ रहेगा प्यारे बच्चों। तो चलिए अब देखिए, वन कॉमन आंसर फॉर ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के लिए कॉमन आंसर है, जैसे कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पूछा, प्लानिंग पूछा, ऑर्गेनाइजिंग पूछा, स्टाफिंग पूछा, डायरेक्टिंग पूछा, कोऑर्डिनेटिंग पूछा, कंट्रोलिंग बोला। तो बच्चा लोग देखिए, आपको ये पूरे के पूरे पॉइंट लिखने हैं, जहां पे भी फिलिंग द ब्लैंक्स है, जो भी आपके एग्जाम में पूछेगा, आपके एग्जाम में जो भी पूछेगा वो यहाँ पे लिखना है। जैसे पूछा इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, तो यहाँ पे बच्चा सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग 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 ऑर्गेनाइजिंग। अगर क्वेश्चन में पूछा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, तो यही पॉइंट याद करो सब, यहाँ पे स्टाफिंग 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 लिख दो। अगर पूछा कोऑर्डिनेटिंग, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग 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 कोऑर्डिनेटिंग, जहाँ जहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स वहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग लिख देना बस। तो ये वही काम करेगा, पूरा का पूरा पॉइंट सबके लिए कॉमन है ये पॉइंट। समझ में आ गया क्या? सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई रहेंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्राई करेंगे बच्चा इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, एंड उसके बाद इस चैप्टर के जो आपके केस स्टडी है वो, प्लस इस चैप्टर के हम लोग ये जस्टिफाई कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।